नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स की परीक्षा में पहली यूनिट में हम लोग चर्चा कर रहे हैं फिलहाल, जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर लिया था पुरुषार्थ, पंचमहायज्ञ, इन सब बातों में बात कर लिया था। इसके बाद आज हम लोग एक टॉपिक लेके आएंगे, बहुत छोटा टॉपिक है, मुश्किल से 15 मिनट का टॉपिक है, जहां से आपके एक आध प्रश्न बने या ना बने इसकी कोई गारंटी है नहीं, लेकिन यह है कि समझ स्तर डेवलप करने के लिए टॉपिक दिया गया है, जिसको कहते हैं वर्ण आश्रम। वर्ण आश्रम, ठीक है, एक टॉपिक आपका लिखा है वर्ण आश्रम। तो हम लोग इसको दो भागों में पढ़ेंगे, एक में वर्ण व्यवस्था को पढ़ेंगे, दूसरा इसमें आश्रम व्यवस्था को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज पहला इसमें सेगमेंट पढ़ते हैं वर्ण व्यवस्था, ठीक है। वर्ण सिस्टम या फिर यूं कहे हिंदी में वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था का वर्णन सबसे पहले ऋग्वेद के 10th मंडल में किया गया है, जिसमें पुरुष सूक्त, इसमें स्पेशली शूद्र शूद्र वर्ण का पहली बार चर्चा किया गया है, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था का वर्णन सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है, पुरुष सूक्त में किया गया है, जिसमें स्पेशली शूद्र का वर्णन किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण है और किस किस आधार में वर्णों का डिवीजन है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं वर्ण का मीनिंग क्या होता है, तो हम सब लोग देखते हैं, जैसा कहते हैं ना कि श्री रामचंद्र जी श्याम वर्ण थे। अब वर्ण का मतलब यहाँ से कलर से होता है, तो वर्ण मतलब यहाँ पर कलर। तो वर्ण का 3 मीनिंग होता है, उस 3 मीनिंग को हम लोग देख लेते हैं। वर्ण, पहला अर्थ इसमें होता है कर्म के आधार पर, कर्म क्या कहें, व्यवसाय के आधार पर वर्ण। अब व्यवसाय के आधार पर या फिर कर्म के आधार पर वर्ण होते हैं, छत्री होते हैं, वैश्य होते हैं, मिठाई वाला होता है, हलवाई होता है, ये सब ये वर्ण के आधार पर ये उनका वर्ण डिसाइड किया गया। दूसरा आधार है वर्ण, एक होता है आपका रंग या फिर कलर के आधार पर क्या है वर्ण। जैसे कहते हैं ना श्याम वर्ण है वो, और वो कृष्ण वर्ण है, इस तरह से ये वर्ण होता है। और तीसरा एक आधार होता है गुण या फिर कर्म के आधार पर। अब गुण या कर्म के आधार पर जैसे कहते हैं, यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, किसी का क्या होता है, सात्विक गुण होता है, किसी का रजोगुण होता है, किसी का तामसिक गुण होता है। ये यहाँ पर हम लोग गुण के आधार पर वर्ण देख लेते हैं। जैसे कि सात्विक गुण आगे हम लोग देखेंगे, ब्राह्मण जो होता है सात्विक गुण माना जाता है, रजोगुण में क्षत्रिय माना जाता है, तामसिक गुण में वैश्य और शूद्र का वर्णन किया गया है। तो यहाँ से हम लोग वर्ण के 3 मीनिंग हम लोग आप देख रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। वर्ण के 3 आधार पर, एक व्यवसाय के आधार पर मतलब उनके काम के आधार पर, दूसरा है रंग के आधार पर, तीसरा आपका गुण या कर्म के आधार पर किया गया है। तो वर्ण का मीनिंग हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों के उत्पत्ति का सिद्धांत भी हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग वर्णों के उत्पत्ति का सिद्धांत देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से वर्ण व्यवस्था का उत्पत्ति हुआ। पहला उत्पत्ति सिद्धांत, तो वर्ण व्यवस्था के सबसे पहला दैवीय डिवोशनल थ्योरी जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो वर्ण है ना, वर्ण क्या है, एक विराट पुरुष है, और विराट पुरुष के 4 अंगों से वर्ण व्यवस्था का जन्म होता है। ये आप समझिए कि एक ये विराट पुरुष है, इसके 4 अंग है। पहला अंग मुख, दूसरा अंग आपका हाथ, तीसरा इसका अंग जो होता है ये वाला पोर्शन पेट और जांग, और चौथा है आपका पैर। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें क्या क्या है दैवी शक्ति में कि मुख से जिसका जन्म हुआ है
उसको क्या कहते हैं? ब्राह्मण। हाथ से या फिर भुजाओं से जिसका जन्म हुआ है उसको कहते हैं क्षत्रिय। और तीसरा जो है पैर या फिर जांग, ये लोअर पोर्शन से जिसका जन्म हुआ है उसको कहते हैं आपका वैश्य। और चौथा आपका जो है पैर से जिनका जन्म हुआ है उसको कहते हैं शूद्र। ठीक। तो यहाँ पर चार वर्णों की यहाँ पर हम लोग को जानकारी मिलती है किस सिद्धांत पे? दैवी सिद्धांत पे। ठीक है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत की अगर बात करें तो इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। अब ब्राह्मण, ब्राह्मण का काम क्या है अभी हम लोग बात नहीं करते, अभी सिद्धांतों की केवल बात करते हैं। ठीक है, तो दैवी शक्ति के आधार पर आप सिद्धांत समझ गए होंगे ना। उसके बाद दूसरा सिद्धांत आता है उपनिषद का सिद्धांत, उपनिषद प्रिंसिपल। ठीक है। अब उपनिषद प्रिंसिपल में दो उपनिषद होते हैं। दो उपनिषदों में चर्चा की गई है कि वर्ण व्यवस्था का किस प्रकार से यहाँ पर जन्म हुआ या फिर उदय हुआ। जिसमें पहला एक उपनिषद है बृहदारण्य, बृहदारण्य उपनिषद, और दूसरा है एक छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद। अब बृहदारण्य उपनिषद में ये कहा गया है कि जो वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में क्या है कि केवल सबसे पहले स्टार्टिंग में केवल एक वर्ण हुआ करता था जिसको क्या कहते हैं? ब्राह्मण। और ब्राह्मण वर्ण हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मतलब समाज के कल्याण के लिए और गतिविधियां बढ़ती गई, तो लोग ऐसा लगा कि यार एक ही केवल वर्ण नहीं रह सकता, तो तीन और वर्ण आना चाहिए। तो तीन वर्णों का यहाँ पर फिर से उत्पत्ति हुई और वही वो सब निकले हैं ब्राह्मण से ही निकले हैं। ठीक है। तो बृहदारण्य में यही कहा गया कि सबसे पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण वर्ग हुआ करता था, उससे फिर जरूरत के हिसाब से अन्य बाकी तीन वर्ण आए। और छांदोग्य उपनिषद में ये कहा गया कि जो रीबर्थ, रीबर्थ प्रोसेस होता है, पुनर्जन्म के आधार पर आपको वर्ण मिलेगा। जैसे कि आप अगर अच्छे काम करते हैं, आप पिछले जन्म में शिक्षा दीक्षा का काम किया है, तो आपको ब्राह्मण, अगले जन्म में ब्राह्मण बनने का मौका मिलेगा। और आपने अगर व्यवसाय किया है, काम किया है, भरण पोषण का काम किया है, तो आपको वैश्य होना पड़ेगा। और आपने सेवा अगर किया है तो आप शूद्र वर्ण में जन्म लेंगे। ये रिबर्थ, पुनर्जन्म के आधार पर छांदोग्य उपनिषद में यहाँ पर उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है। इसके बाद उत्पत्ति का सिद्धांत हम लोग देख रहे हैं कि मतलब प्रिंसिपल ऑफ, मतलब किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। एक, दो, तीसरा जो एक और सिद्धांत आता है, यहाँ पर नोट कर लेते हैं आप, थर्ड। थर्ड आता है आपका कि महाभारत में भृगु ऋषि होते हैं, महाभारत के भृगु ऋषि, इनके अनुसार कि किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था का, देखिए हम लोग उत्पत्ति के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, एक, दो, तीसरा हम लोग महाभारत के भृगु ऋषि के शांति पर्व, उनका एक रचना है शांति पर्व, एक सेगमेंट है, वहां से हम लोग चर्चा ये करते हैं। वो लोग वो ये कहते हैं कि उन्होंने भी सेम वही बात किया कि प्रारंभ में केवल कौन सा वर्ण वर्ण हुआ करता था? तो प्रारंभ में केवल ब्राह्मण वर्ण हुआ करता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उनके अलग अलग गुण होते गए। जैसे ब्राह्मणों में भी अलग अलग गुण होते हैं। वही ब्राह्मण अगर कुछ व्यवसाय करने लगे, कुछ सेवा करने लगे, कुछ वही युद्ध करने लगे, तो वो अलग अलग गुण हुए ना ये सब। तो उसी प्रकार से उनको उस गुण के आधार पर बांट दिया गया और वही चार वर्ण बने। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कर्म या फिर गुण के आधार पर तीन और वर्ण आए। ठीक है। इसमें भी ब्राह्मण पहले हुआ करते थे, इन्हीं का डिवीजन हुआ गुण, और ये गुण क्या बन गए? अलग अलग तीन और वर्ण बन गए। और ये बहुत सही बात है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसी आधार पर वर्ण व्यवस्था होनी भी चाहिए। जिसका जो गुण है उसी गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर वर्ण में आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो इतनी बात सिद्धांत तक हम लोग बात कर लिए। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि आप ये बताइए कि एक सवाल आता है कि किस काल में, ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में,
किस काल में वह वर्ण व्यवस्था का जो व्यवस्था थी सरल थी जटिल थी, किस काल में हुआ करते थे। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ऋग्वेद, ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक इरा। इसमें होता क्या है कि ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी थी, मतलब यहाँ पर जटिलता थी। क्यों? कि जटिलता इस आधार पे थी, जटिलता ही नहीं, सॉरी, ऋग्वैदिक काल में सरलता थी, सॉरी माफ करिएगा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर जटिलता आएगी। सरल स्वभाव हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में, सरलता थी। क्यों? क्योंकि जो अभी हमने चर्चा किया पिछले उसमें महाभारत के भृगु ऋषि के, इसी तरह ऋग्वैदिक काल में यह था कि कर्म के आधार पर, आपके गुणों के आधार पर आपको वर्ण व्यवस्था में आपको डाला जाएगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कर्म एंड गुण, क्वालिटीज या फिर ऑक्यूपेशन, मतलब आपका क्या व्यवसाय है, उस आधार पर आपको क्या कहा किया जाएगा, आपका वर्ण व्यवस्था में किया जाएगा कि आप ब्राह्मण लायक हैं, आप क्षत्रिय लायक हैं, आप शूद्र लायक है, आप वैश्य लायक है। ठीक है, तो इसमें सरलता हुआ करती थी ऋग्वैदिक काल में। उसके बाद समय बीतता गया और हमारा समाज थोड़ा सा रूढ़िवादी होता गया और जाति प्रथा भी थोड़ा थोड़ा आने लगा था, हालांकि बहुत नहीं आया। पर उत्तर वैदिक काल में, मतलब लेटर वैदिक पीरियड, इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा जटिलता। ये सबसे बड़ी बात ये हुई कि वर्ण व्यवस्था को किस आधार पर बांट दिया गया, इसमें बर्थ, बर्थ के आधार पर, जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का यहाँ पर डिवीजन किया गया। ठीक है ना। अब बर्थ की व्यवस्था में ये हुआ कि आप अगर ब्राह्मण के घर जन्म लिए हैं तो आप ब्राह्मण ही कहलाएंगे, और आप क्षत्रिय के घर में अगर जन्म लिए हैं तो आपको क्षत्रिय, भले ही आपके हाल चाल ढाल कर्म कुछ भी हो, चाहे आप वो काम करते हो जो ब्राह्मणों का है या जो क्षत्रियों का नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। अगर हो गए जन्म तो वो वही चलेगा। और अभी तक हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। बहुत लोगों को यही गर्व होता है कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, लेकिन उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है। ये हम सब लोग को मालूम होता है कि अगर हो गया है जन्म किसी घर में तो हमारी भी क्या खासियत है या फिर हमारी क्या गलती है, ये किसी को कुछ नहीं मालूम होता। तो जन्म के आधार पर ये एक थोड़ा सा विडंबना ही है। वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड या फिर उत्तर वैदिक काल में ये इस आधार पर वर्ण व्यवस्था का हुआ, जन्म के आधार पर। ठीक है, यहाँ समझिए। तो यहाँ पर प्रक्रिया क्या है, जटिल है। जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स और सरल और जटिल के हम लोग क्यों चर्चा करते हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में ये होता था कि वहां पर परिवर्तन, जो चेंजेस आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये आप बताइए मुझे। तो आपका जवाब आएगा हाँ, कर सकते थे। अगर आप वहां दूसरा कर्म कर रहे हैं, आप ब्राह्मण, उसमें जन्म भले हुआ है लेकिन आप कर्म वैश्य वाला कर रहे हैं, तो आपको वैश्य वर्ण में रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर चेंजेस पॉसिबल थे, चेंज पॉसिबल था, यहाँ पर चेंज पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको जटिल कहा जाता है। इसमें आप चाहे जो भी कर्म करें, अब जिस कुल में जन्म लिए, जिस वर्ण में जन्म लिए, वही कहलाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड। तीसरा एक आपका आता है आपका सूत्र काल। उसमें सबसे ज्यादा विकास हुआ वर्ण व्यवस्था का और सबसे ज्यादा वहां पर क्या बोलते हैं, वहां पर जटिलता और ज्यादा आई। ठीक है, सूत्र काल में। फिर उसके बाद ये चलता गया। अभी जो वर्तमान की स्थिति है, अगर हम लोग देखें लेटर वैदिक पीरियड से ही जोड़ के देखते हैं। ठीक है, ये तो हुआ आपका वर्ण व्यवस्था का किस प्रकार प्रिंसिपल और किस प्रकार आगे बढ़ा। तो अब हम लोग आगे बढ़ने के क्रम में ये देख लेते हैं कि वर्तमान में कितने वर्ण उस समय हम लोग को स्टडी करना पड़ता है, माने गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 4 वर्ण माने गए हमारे समाज में, 4 वर्ण। 4 वर्ण में पहला आता है ब्राह्मण। हम लोग इसको बढ़िया से लिखेंगे और सबके ये भी लिखेंगे काम क्या है, ड्यूटीज क्या है, उनके कर्तव्य क्या है और कर्म क्या है। तो हमारे समाज में कितने वर्ण है, 4। 4 वर्ण, जिसमें पहला है ब्राह्मण, दूसरा है आपका क्षत्रिय, तीसरा आपका है वैश्य एंड लास्ट है आपका शूद्र। ये आपके 4 वर्ण।
अब हम लोग इनकी चर्चा कर लेते हैं। अब इसमें ये कहा गया ब्राह्मण कौन होंगे, तो ब्राह्मण वो लोग होंगे जो मोस्टली काहे से रिलेटेड होंगे, शिक्षा, एजुकेशन, टीचिंग्स, स्टडी, धर्म। अब देखिए, जो व्यक्ति शिक्षा से संबंधित होगा, शिक्षा देने से, शिक्षा लेने से संबंधित, पढ़ाई करने से, पढ़ाई करवाने से संबंधित, ये लोग ब्राह्मण की कैटेगरी में आएंगे, मतलब ब्राह्मण वर्ग इनको कहा गया। ठीक है, इनके कर्तव्य क्या है, यही इनके कर्तव्य है, यज्ञ करना, शिक्षा देना, शिक्षा लेना और स्टडी करना, धर्म का पालन करना, करवाना, ये आप इसमें है ब्राह्मण का काम है। राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना, सलाहकार एक बनना, ये आपका ब्राह्मण कहलाएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं आपके क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब क्या होता है, एक तरह से कहा जाए वारियर। क्षत्रिय वर्ण मतलब उसमें वारियर एक कैटेगरी होती है, वारियर मीन्स योद्धा, या फिर ये सिक्योरिटी प्रदान प्रदान करेंगे, राज्य को सिक्योरिटी देंगे। भाई उनके पास पावर होता है हथियार चलाने का और एक शस्त्र शास्त्र चलाने का। शास्त्र ब्राह्मण देखेंगे और शस्त्र जो है क्षत्रिय देखेंगे। ठीक है, तो वारियर होते हैं, सिक्योरिटी या फिर योद्धा वर्ग क्या कहलाता है, हमारा क्षत्रिय वर्ग होता है। इनमें भी क्या, ये भी क्या होता है, इनका भी काम यज्ञ कराना, दान देना, रक्षा करना, साम्राज्य की रक्षा करना। और मोस्टली ये राजा, किंग जो होता है, मतलब राजा होता है, ये क्षत्रिय वर्ग का ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है थर्ड वैश्य, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि इसका काम क्या होता है, आप देखते होंगे भरण पोषण, मतलब सबसे काम मेन इंपॉर्टेंट क्या है, भरण पोषण, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, वर्क, ये सारे सारे काम कौन करेगा, ये वैश्य वर्ग करेगा। व्यवसाय करेगा, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज होती है, सारा व्यवसाय, सारे काम करेगा, कृषि करेगा, भरण पोषण सबका करेगा, सबके लिए खाना जुटाने का काम, अर्थ जुटाने का, पैसा रुपया सब जुटाने का काम कौन करता है, वैश्य। तो ये तीसरा वर्ण है। ठीक है, ये इनके काम है। और चौथे नंबर का आपका है शूद्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका सबसे मेन काम है सर्विस, सर्विस प्रोवाइड। तीनों तीनों आपने देखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये लोग हुए, तो इनके लिए सर्विस प्रोवाइड करना, इनका मतलब हेल्प करना। ठीक है, ये इनका सबसे बड़ा काम है। मतलब इसको बहुत लोग थोड़ा सा हेय दृष्टि से देखते हैं कि सर्विस प्रोवाइड करना, सेवा देना, लेकिन ये गलत है। गलत मीन्स कि उसको इस दृष्टि नहीं देखना है। किसी भी अगर समाज है, वहां पे सभी यूनिट का सभी का यूनाइट होके रहना, चाहे एक छोटा सा काम हुआ ना, सबका अपना अपना रोल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सेवा करना, सबकी हेल्प करना। अगर आप इतने सारे काम है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, राजा है और यहाँ पर कहीं युद्ध लड़ना है, तो आप एक शूद्र को भी साथ में लेके चलना ही पड़े, क्योंकि वो अपना रोल करेगा। ठीक है ना, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कोई घर अगर निर्माण हो रहा है, तो अगर मिस्त्री है, लेबर है और उससे नीचे मिट्टी, गारा, ये सब लाने वाले, तो अगर वो गारा मिट्टी नहीं लाएगा तो मिस्त्री क्या वहां बैठा क्या करेगा। तो सबसे मेन हिस्सा यहीं से शुरू होता है, सर्विस प्रोवाइड, मतलब सेवा का काम करने का काम शूद्रों का हुआ करता था। ये है आपका वर्ण व्यवस्था का चौथा हिस्सा। तो इस तरह हम लोगों ने चार वर्ण व्यवस्था देख लिया है, और चार वर्ण व्यवस्था यही है। और यहीं से बस इतना ही है। इसके बाद इसमें वर्ण व्यवस्था के बाद वर्ण आश्रम आता है, तो आश्रम की हम लोग चर्चा कर लेंगे, या फिर शायद हम लोगों ने कर लिया है। तो इसके बाद फिर हम लोग ये थोड़ा सा यहाँ पर एक आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है कि इनका एक कलर कोडिंग किया गया है, कि इनके जो स्किन का कलर है ना, इसका क्या होगा। तो ब्राह्मण के अगर स्किन की कलर बात किया जाए तो क्या किया गया है, तो इनमें है श्वेत रंग, मतलब व्हाइट, व्हाइट रंग किया गया, मतलब सफेद वर्ण जिसको कहते हैं, इनको ये ब्राह्मण कहलाएंगे। क्षत्रिय जो है तो रेड, रेड मतलब आप लाल थोड़ी ना होता है, लाल मतलब एक प्रतीक होता है डेंजरस, जैसे खून होता है लाल, तो खून इस तरह से लाल होते हैं क्षत्रिय का। और वैश्य का कलर क्या आता है, श्वेत, सॉरी सॉरी येलो,
अब येलो मतलब पीला वर्ण थोड़ी ना होगा, येलो मतलब एक अच्छा न्यूट्रल कलर कहा जाए, इसलिए ये वैश्य का यहाँ पर येलो कलर से इंडिकेशन मिलता है। और शूद्र का है आपका, इसको ब्लैक या फिर हिंदी में श्याम वर्ण कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कलर कोडिंग के हिसाब से वर्ण व्यवस्था में ये चीजें लागू होती है। तो आशा करते हैं आप इस वीडियो को थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा नोट करते जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें यही है, चार इसमें कौन कौन से वर्ण है और वर्ण का सिद्धांत क्या है, और बस थोड़ा थोड़ा इनका काम क्या है, इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए है, तो आप नोट कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, और जो भी वीडियो आपको चाहिए वो आप बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, जय हिंद।